दोस्तों, ये दुआओं का सिलसिला जारी रखो, ये दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि आज आयनिक कंपाउंड्स का जनाजा निकलने वाला है। बिल्कुल सही आपने सुना है। पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर में सीजियम क्लोराइड, स्पाइनल, एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर्स को हम जानने वाले हैं। अगर आपको यार इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। और यार एक बात को हमेशा याद रखिए। कौन सी बात को? कभी नहीं खत्म होता सीखने का सिलसिला, कभी नहीं खत्म होता सीखने का सिलसिला। अगर यार सीखने की चाह, अगर सीखने की चाह हो तो रात तो मिल ही जाएगी। सीखने की चाह हो तो यार क्या हो जाएगा? रात तो मिल ही जाएगी। रास्ते तो हमें दिखाई दे ही जाएंगे। मानता हूँ सिलेबस काफी ज्यादा एडवांस है, काफी ज्यादा बर्डन आपके ऊपर है, लेकिन हमेशा यार सीखने की चाह होनी चाहिए। मन में हमेशा लगन होनी चाहिए कि हाँ, हमें यार एग्जाम क्रैक करना है, हमें ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर क्यूरियोसिटी है, मजा आ जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा और बिंदास आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तो चलें फिर मेन मुद्दे की बात करें, स्टार्ट करें आज की शानदार सेशन को। चलिए स्टार्ट करते बिंदास आज की इस बेहतरीन सेशन को, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे सीजियम क्लोराइड को। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को सबसे पहले जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे Cl- आयंस की। Cl- आयंस फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बनाएंगे? सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये बना रहे होंगे। ये बिगर आयंस है। Cl- आयंस क्या है? बिगर आयंस है, ये याद रखें। ये है बिगर आयंस। कैसे पता? यार RCl- ज्यादा मिलता है RCS प्लस से। अगर इनका रेडियस ज्यादा है तो बिगर होंगे। CS प्लस क्या होंगे? दीज आर स्मॉलर आयंस, ये होंगे स्मॉलर आयंस। CS प्लस आयंस ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड्स। कौन से वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे? स्मॉलर आयंस। यार क्यूबिकल वॉइड मिलता है। अगर Cl- आयंस ने लैटिस बनाया है, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाया है, क्यूबिकल वॉइड मिलता है, तो सीजियम प्लस आयंस जो कि स्मॉलर आयंस होंगे, ये क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ है? FCC क्यों नहीं बना? CCP क्यों नहीं बना? देखिए, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी रेडियस रेशियो से। RCS प्लस बाय RCl-, ये जो रेडियस रेशियो है ये मिलता है 0.93। इसकी वैल्यू लाई करती है 0.73221, इसके बीच लाई करती है। यार इस रेंज के अगर अंदर लाई करती है इसकी वैल्यू, रेडियस रेशियो की वैल्यू, तो ये रेंज डिफाइंड है किसके लिए? दिस रेंज इज डिफाइंड फॉर क्यूबिकल वॉइड। अगर ये क्यूबिकल वॉइड के लिए रेंज डिफाइंड है तो स्मॉलर आयंस किसे ऑक्यूपाई करना चाहेंगे? क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। अगर ये क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे तो बिगर आयंस ने क्या किया होगा? बिगर आयंस ने लैटिस बनाया होगा। कैसा लैटिस बनेगा यार? सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेगा, तभी तो क्यूबिकल वॉइड मिल पाएंगे। चलिए इस लैटिस के एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न को विजुलाइज किया जाए। यानी मैं बात कर रहा हूं यार यूनिट सेल की। देखिए इस लैटिस के कोरस्पॉन्डिंग रिपीटिंग पैटर्न दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। यूनिट सेल कैसा होगा? ऐसा होगा। जिसमें देखिए एक क्यूब आप ड्रॉ करेंगे कॉर्नर्स पर, क्यूब के कॉर्नर्स पर आप इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे Cl- आयंस को, जिन्होंने क्या बनाया है? लैटिस बनाया है। देखिए Cl- आयंस कहां होंगे? ये कॉर्नर पर होंगे। और Cl- आयन को किससे इंडिकेट किया है? रेड से इंडिकेट किया है। ठीक है जी, रेड से इंडिकेट किया। ये Cl- आयन से। सीजियम प्लस आयन कहां मौजूद होंगे? यहां देख, सीजियम प्लस बॉडी सेंटर पर मौजूद होगा, क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और क्यूबिकल वॉइड यहां मिलता है। देखिए जो बॉडी सेंटर है ये लोकेशन होगा क्यूबिकल वॉइड की। यहां कौन मौजूद होगा? सीजियम प्लस मौजूद होगा। क्या आपने इस रिपीटिंग पैटर्न को एनालाइज कर लिया है, विजुलाइज कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है? और क्या आपने यार इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लिया है? पिक्चर आपको क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? या Cl- आयंस कहां मौजूद होंगे? कॉर्नर्स पर। और सीजियम प्लस कहां मौजूद होगा?
बॉडी सेंटर पर चमक गया है। अरे चमक गया है तो आगे चलें क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल बात करें क्या? चलिए बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल की। Z4CS प्लस जो कि क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, अंदर होगा ना यार, ये देखिए ये बॉडी सेंटर पर होगा, अंदर होगा, इसको कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा होगा। अगर सीजियम प्लस को दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा होगा, ये फुल कंट्रीब्यूशन के साथ होगा। Z कितना मिल रहा होगा? 1 मिल रहा होगा। अब देखिए Cl माइनस आयंस कहां मौजूद हैं? कॉर्नर्स पर। क्यूब के कॉर्नर पर रखे हर आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आप जानते हैं 1/8 होगा। कितना होगा? 1/8 होगा। और 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पर रखे आयन का कंट्रीब्यूशन, हर कॉर्नर पर प्लेस्ड आयन का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। और ऐसे आयन 8 हैं, 1/8 इंटू 8, यहां से Z4Cl माइनस कितना मिलता है? 1 मिलता है। इस प्रकार से यार Z4CS प्लस Z4Cl माइनस हम फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं। दोनों के लिए Z फाइंड कर लिया है। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल देखिए, इसका नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है पर यूनिट सेल। क्या फॉर्मूला होगा? CS1 Cl1। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आगे चलें। चलिए इसके बाद बात होगी फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स के लिए बात होगी सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला की। यहां देखिए ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट रेशियो के साथ यहां प्रेजेंट है 1:1। देखिए क्या रेशियो है? 1:1 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं मिल पाएगा। यही सिंपलेस्ट रेशियो है। ये रेशियो इंडिकेट कर रहा होगा इंपिरिकल फॉर्मूला को, सिंपलेस्ट फॉर्मूला को। तो क्या हुआ इंपिरिकल और सिंपलेस्ट? CS1 Cl1 ये हुआ। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट की। एक ही फॉर्मूला यूनिट मिलती है CS1 Cl1, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। तो यहां देखिए 1 है, 1 है। तो फॉर्मूला यूनिट कितनी है? इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 1 है। CSCl टाइप की पर यूनिट सेल कितनी फॉर्मूला यूनिट मिलती है? एक ही मिलती है। इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल 1 मिलती है। चले आगे, आगे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस। यार बॉडी सेंटर पर प्लेस्ड सीजियम प्लस के साथ कितने Cl माइनस कॉन्टेक्ट में होंगे? कितने कॉन्टेक्ट में होंगे? ध्यान से देखिए, पिक्चर को ध्यान से विजुलाइज कीजिए। बॉडी सेंटर पर प्लेस्ड सीजियम प्लस के साथ कितने Cl माइनस कॉन्टेक्ट में होंगे? आई होप आपको दिखाई दे गया होगा। ऊपर से ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे और नीचे से ये 4 कॉन्टेक्ट में होंगे, नीचे से ये 4 कॉन्टेक्ट में इस प्रकार से होंगे। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ? ऊपर से देखिए ये 4 कॉन्टेक्ट में है, नीचे से ये 4 कॉन्टेक्ट में है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस इज 8 Cl माइनस इस बॉडी सेंटर पर प्लेस्ड सीजियम प्लस के साथ कॉन्टेक्ट में होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात जाएगी कि चलिए सीजियम प्लस का तो फाइंड कर लिया है, Cl माइनस का कैसे फाइंड होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, यहां देखिए इस कॉर्नर पर रखे इस Cl माइनस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में? 1/8 होगा। इस 1/8 पोर्शन के साथ एक सीजियम प्लस कॉन्टेक्ट में है। ध्यान से देखिए, कॉर्नर पर रखे Cl माइनस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 होगा। और इसके साथ देखिए 1/8 कंट्रीब्यूशन जो मिलता है, 1/8 पोर्शन जो मिलता है, इसके साथ कितने सीजियम प्लस कॉन्टेक्ट में? एक यूनिट सेल से एक मिलता है। अगर 1/8 पोर्शन है तो 1/8 के साथ एक सीजियम प्लस कॉन्टेक्ट में मिल रहा है, 1/8 के साथ 1 सीजियम प्लस कॉन्टेक्ट में मिलता है 1/8 Cl माइनस के साथ। अगर इस Cl माइनस को हम 1 बना दे, कैसे बना दे? 8 से मल्टीप्लाई करें, 1/8 इंटू 8 Cl माइनस, यानी 1 Cl माइनस, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से कितने सीजियम प्लस कॉन्टेक्ट में आपको मिल रहे हैं? अगर 1/8 के साथ एक सीजियम प्लस कॉन्टेक्ट में है, और ऐसे 1/8 कितने टाइम्स होंगे? 8 टाइम्स होंगे, तभी तो आपको 1 Cl माइनस मिल पाएगा। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें,
इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, कॉर्नर पर रखा Cl- कितने यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 8 यूनिट सेल के अंदर, तभी तो एक यूनिट सेल में 1/8 पोर्शन मिलता है। हर यूनिट सेल में एक सीजियम प्लस के साथ कांटेक्ट में होगा। अगर ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 8 यूनिट सेल में, तो कितने सीजियम प्लस इसके साथ यार डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे? 8 सीजियम प्लस डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे। यानी एक Cl- के साथ 8 सीजियम प्लस कांटेक्ट में है, एक सीजियम प्लस के साथ 8 Cl- कांटेक्ट में है। इस प्रकार की सिमेट्री होगी, इस प्रकार की सिमेट्री होगी, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 मिल रहे होंगे। इसको भी नोट कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs प्लस इज 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- इज ऑल्सो 8। रेशियो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs प्लस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, क्या रेशियो मिल रहा होगा? 8:8 मिल रहा होगा। क्या रेशियो मिल रहा होगा? देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्या रेशियो मिल रहा होगा? 8:8 मिल रहा होगा। चले आगे, आगे देखिए यार, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए आर सीजियम प्लस आर Cl- का क्या रिलेशन होगा? इससे पहले भी काफी बार आपने ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं। इस केस में चलिए यार बात करते हैं क्या रिलेशन होगा। जल्दी से यूनिट सेल बनाइए, जल्दी से यूनिट सेल ड्रॉ कीजिए। इसके लिए आपको एक क्यूब ड्रॉ करनी होगी, कॉर्नर्स पर Cl- आयंस को इंडिकेट करना होगा इस प्रकार से। देखिए ये होंगे Cl- आयंस, ये Cl- आयंस है। बॉडी सेंटर पर होगा सीजियम प्लस, बॉडी सेंटर पर होगा सीजियम प्लस, ये Cl- आयंस है। बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस है, ये देखिए ये सीजियम प्लस है, ये सीजियम प्लस है, और ये है Cl- आयंस। अगर यार यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो एज लेंथ है ये स्मॉल ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये जो एज लेंथ है ये स्मॉल ए है, तो आप मुझे बता दें कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? ये तो आप जानते होंगे, ये क्या है? ये बॉडी डायगोनल है जो कि पास हो रहा होगा बॉडी सेंटर से। इसकी लेंथ कितनी है? एज लेंथ अगर यार स्मॉल ए है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी √3, ये आप जानते हैं। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज √3a, ये होगी √3a। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का, कॉर्नर से लेकर यहां तक का, बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? यार बॉडी डायगोनल की लेंथ का हाफ होगा। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर √3a है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, कॉर्नर से लेकर बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? √3a/2, ये होगा यार √3a/2। यहां से यहां अगर हम चलें तो इसके लोंग, ये ए है ये बी है, ए बी के लोंग हमें कितने टाइप के आयंस मिलते हैं? ए बी के लोंग कितने टाइप के आयंस मिलते हैं? मुझे लगता है कि कॉर्नर पर बैठा है कौन? Cl-, और बॉडी सेंटर पर कौन है? कॉर्नर पर कौन बैठा? Cl-। इसके सेंटर से हम चलना स्टार्ट करेंगे, ये ए है, जी हां ये ए है, और कहां तक जाएंगे? बॉडी सेंटर पर कौन बैठा है? सीजियम प्लस, ये देखिए ये बी है, यहां तक जाएंगे। और ये डिस्टेंस कितना मिलता है? यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना मिलता है? ए की टर्म्स में मिलता है बॉडी डायगोनल की लेंथ का हाफ √3a/2, और आर की टर्म्स में कितना मिलता है? यहां से यहां तक हुआ रेडियस ऑफ Cl-, और यहां से यहां तक हुआ रेडियस ऑफ सीजियम प्लस, यानी आर की टर्म्स में ये डिस्टेंस मिलता है, ये सेम डिस्टेंस मिलता है आर सीजियम प्लस प्लस आर Cl-।
आर सीजियम प्लस प्लस आर सीएल माइनस, ये डिस्टेंस इतना मिलता है। इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का मामला क्लियर है। तो यार एक ही टर्म्स में आर सी एस प्लस प्लस आर सी एल माइनस, ये मिलता है √3a/2, और आर की टर्म्स में इतना है, तो इनको इक्वेट किया जाएगा। जी हाँ, सेम डिस्टेंस ही तो है, इक्वेट हम आसानी के साथ कर पाएंगे। तो ये मैंने कर दिया इक्वेट, नो टेंशन। इस प्रकार से आर सी एस प्लस आर सी एल माइनस एंड एज लेंथ ए का एक शानदार रिलेशन हमें यहां से मिल जाएगा। ये ऊपर से 4 इसके साथ कांटेक्ट में होंगे, नीचे से 4 इसके साथ कांटेक्ट में होंगे। किस प्रकार से कांटेक्ट में होंगे आप देख सकते हैं। ये है सी एस प्लस, इसके साथ 4Cl माइनस, इस प्रकार से ऊपर से कांटेक्ट में होंगे। 4Cl माइनस नीचे से कांटेक्ट में होंगे, ये नीचे से कांटेक्ट में होंगे, देख लीजिए इस प्रकार से कांटेक्ट में होंगे। देखिए 4 ऊपर से कांटेक्ट में है, तो 4 नीचे से भी ये कांटेक्ट में होंगे। पिक्चर ऐसी होगी। तो मैंने क्या किया, अगर ये इसके साथ कांटेक्ट में है, एक ही टर्म्स में इस डिस्टेंस को मैंने एक्सप्रेस किया √3a/2 होगा। जी हाँ, ये होगा √3a/2। आर की टर्म्स में अगर ये आपस में कांटेक्ट में है, आर सी एस प्लस प्लस आर क्या होगा, सीएल माइनस होगा। जी हाँ, ये होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर सी एस प्लस, और ये क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर सी एल माइनस, और यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना मिलता है, आर सी एस प्लस प्लस आर सी एल माइनस मिलता है। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए की टर्म्स में √3a/2 के इक्वल होगा। मैंने इक्वेट कर लिया, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस आर की टर्म्स में इंडिकेट किया है और सेम डिस्टेंस ए की टर्म्स में इंडिकेट किया है। इक्वेट करने पर हमें इस प्रकार से एज लेंथ ए आर सीजियम प्लस आर सी एल माइनस का रिलेशन यहां से मिल जाएगा। चलिए इसके बाद बात होगी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस को फाइंड करने की। यानी एक सीजियम प्लस से सबसे पास सीजियम प्लस तक हम जाएंगे तो कितने डिस्टेंस पर एक सीजियम प्लस से दूसरा सीजियम प्लस मिल रहा होगा। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक क्यूब को ड्रॉ करना होगा। ये मैंने क्यूब ड्रॉ की, ये ड्रॉ की। इसके बगल में एक और क्यूब को ड्रॉ कीजिए, एक और यूनिट सेल को ड्रॉ कीजिए। मुझे लगता है पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ड्रॉ किया आपने, ये देखिए ये एक सीजियम प्लस है। जस्ट बगल में देखिए जो क्यूब होगी, इसके बॉडी सेंटर पर भी सीजियम प्लस मिल रहा होगा। जी हाँ, क्यूब के बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस होगा, तो एक सीजियम प्लस यहां होगा, और इसके बगल में अगर एक क्यूब है तो इसके बॉडी सेंटर पर भी एक सीजियम प्लस होगा, यानी इसके अलावा दूसरा सीजियम प्लस होगा। यहां से यहां तक देखिए अगर हम जाएंगे तो सबसे पास एक सीजियम प्लस के दूसरा सीजियम प्लस हमें मिल रहा होगा। और इस प्रकार से हमने क्या किया है, हमने यार फेस सेंटर को क्रॉस किया है। देखना जस्ट बगल में फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम गए हैं, और बॉडी सेंटर पर हमें सीजियम प्लस मिल रहा है। इस प्रकार से मुझे लगता है राइट साइड भी मिल रहा होगा, लेफ्ट साइड भी मिल रहा होगा, ऊपर भी मिल रहा होगा, नीचे भी मिल रहा होगा, सामने भी मिल रहा होगा और पीछे भी मिल रहा होगा। क्योंकि इसके चारों तरफ कितने फेस हैं, क्यूब में कितने फेस मिलते हैं, 6 मिलते हैं। अगर यार यहां से यहां इस फेस को, इस फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए अगर हमें बगल में दूसरे क्यूबिक यूनिट सेल की बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस मिलता है, तो फेस सेंटर तो सामने भी है, लेफ्ट साइड भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। कितने फेस सेंटर को क्रॉस किया जा सकता है और दूसरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक जाया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसी पॉसिबिलिटीज इसके चारों तरफ कितनी होंगी, 6 होंगी। तो फर्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे, 6 होंगे। और ये फर्स्ट नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे, एक तो हमने देख लिया है, बाकी को हम इस केस से रिलेट करते हुए विजुलाइज कर लेंगे। एक तो हम देख चुके हैं, जस्ट बगल में होगा फर्स्ट नियरेस्ट, मामला क्लियर है। और ऐसे फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए 5 और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज से जाया जा सकता है। लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड,
फ्रंट साइड, बैक साइड। मामला क्लियर है कि नहीं है? यानी यार ये तो क्लियर हो गया है, 6 फेस सेंटर है, 6 फेस है, 6 फेस सेंटर है। तो इन फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए पड़ोसी यूनिट सेल में हम जाएंगे तो हमें बॉडी सेंटर पर फर्स्ट नियरेस्ट, सबसे पास सीजियम प्लस मिल रहे होंगे। और ऐसे कितने होंगे? अगर यार 6 फेस सेंटर है, 6 फेस है, तो ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे? 6 होंगे। कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे? इसके बॉडी सेंटर से इसके बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? मुझे लगता है ये बाय 2 है, ये बाय 2 है, ये बाय 2 है, ये बाय 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा a बाय 2 प्लस a बाय 2, a डिस्टेंस हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम, ये फाइंड करने में हम कामयाब हो चुके हैं। कितना डिस्टेंस होगा ये? यार ये डिस्टेंस होगा a। और कितने होंगे ऐसे? नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस कितने होंगे? बोलिए कितने होंगे? ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस 6 होंगे। क्योंकि यार एक फेस सेंटर को क्रॉस करने पर पड़ोसी क्यूब के बॉडी सेंटर तक हमें फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस मिलता है। तो ऐसे फेस सेंटर तो यार इसके अलावा 5 और हैं, 1 2 3, एक सामने एक पीछे, 4 5 और हैं। उनको भी क्रॉस करते हुए ए डिस्टेंस तक पड़ोसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक जाएंगे, ए डिस्टेंस तक जाएंगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट नियरेस्ट हमें सीजियम प्लस मिल रहा होगा। और ऐसे सीजियम प्लस कितने होंगे? एक ये है, 5 इसके अलावा और होंगे, टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे? देखिए कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए है। और ऐसे सिमेट्री से हम बोल सकते हैं बाकी भी ए डिस्टेंस पर ही मिल रहे होंगे। चलिए इसके बाद बारी है सेकंड नियरेस्ट को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। उसको आइडेंटिफाई करने की बारी है और हमें उनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना होगा। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस क्या होगा? और ऐसे सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे? सोचिए, लगाइए दिमाग, कितने होंगे? क्या डिस्टेंस होगा? मुझे लगता है जस्ट बगल में होगा फर्स्ट नियरेस्ट, तो सेकंड नियरेस्ट के लिए डायगनली मूव करना होगा। सेकंड नियरेस्ट के लिए डायगनली मूव करना होगा। डायगनली कैसे मूव करना होगा? ध्यान से देखिए, सेकंड नियरेस्ट के लिए हमें डायगनली मूव करना होगा। डायगनली कैसे मूव करना होगा? देखिए डायगनली ऐसे मूव करना होगा। क्यूबिक यूनिट सेल आपने बना लिया ना यार इस प्रकार से। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, नो टेंशन, बड़ा बन गया। थोड़ा सा छोटा बना लेंगे यार इसको। ये देखिए इस प्रकार से हमें क्या मिल रहे होंगे? इस प्रकार से हमें 2 यूनिट सेल मिल रहे होंगे। ठीक है जी, एक यूनिट सेल ये है, दूसरा ये है। इसके बॉडी सेंटर पर कौन है? सीजियम प्लस। इसके बॉडी सेंटर पर कौन है? सीजियम प्लस। हम क्या करेंगे? हम इस प्रकार से डायगनली मूव करेंगे। और ये देखना जरा ध्यान से देखिए, इस प्रकार से एज सेंटर को क्रॉस करते हुए हम डायगनली मूव कर पाएंगे एक क्यूब के बॉडी सेंटर से दूसरी क्यूब के बॉडी सेंटर तक। किसको क्रॉस करते हुए? देखिए एज सेंटर को क्रॉस करते हुए कितने डिस्टेंस तक हम जा पाएंगे? तभी तो हम देख पाएंगे सेकंड नियरेस्ट का डिस्टेंस कितना होगा। जी हां, जस्ट बगल में अगर फर्स्ट नियरेस्ट है तो डायगनली मूव करने पर सेकंड नियरेस्ट मिल रहा होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होगा। ये जस्ट बगल में देखिए, यहां यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर कौन मिलता है? फर्स्ट नियरेस्ट सीजियम प्लस मिलता है। ये क्या है? ये फर्स्ट नियरेस्ट होगा। जी हां, ये फर्स्ट नियरेस्ट होगा। ये क्या है? ये सेकंड नियरेस्ट होगा। ये सेकंड नियरेस्ट होगा। मैं इंटरेस्टेड हूं सेकंड नियरेस्ट को फाइंड करने में। किसको फाइंड करने में? सेकंड नियरेस्ट को फाइंड करने में मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं। सेकंड नियरेस्ट को कैसे फाइंड किया जाए?
यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी, ये फर्स्ट नियरेस्ट है, ये फर्स्ट नियरेस्ट है, यहां से यहां तक ये सेकंड नियरेस्ट है। मुझे फाइंड करना सेकंड नियरेस्ट को, और सेकंड नियरेस्ट किस डिस्टेंस पर मिल रहा है इसको फाइंड करना है। तो चलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम जानते हैं, इसके बॉडी सेंटर से इसके बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस हम जानते हैं कितना है, ये ए है। ये डिस्टेंस यार ए है, ये ए है, ये ए है। पाइथागोरस से आप क्या बोल पाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। परपेंडिकुलर कितना है, ए है, बेस कितना है, ए है। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। हाइपोटेन्यूज कितना मिल रहा है, ये देखिए अंडर रूट 2a मिल रहा है। ए से ज्यादा डिस्टेंस पर देखिए सेकंड नियरेस्ट मिल रहा है, जी हां, ए डिस्टेंस तक हमें क्या मिलता है, फर्स्ट नियरेस्ट मिलता है। तो इससे ज्यादा डिस्टेंस कितना होगा, डायगनली मूव करने पर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा अंडर रूट 2a। ये क्या मिलता है यहां पर हमें, डायगनली मूव करने पर इस प्रकार से सेकंड नियरेस्ट हमें सीजियम प्लस मिलता है। चलिए भैया डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया है, ये रूट 2a मिलता है। अब सवाल ये है ऐसे सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। मुझे लगता है इस प्रकार से डायगनली जाने पर सेकंड नियरेस्ट मिल रहा है, डायगनली जाने पर इस प्रकार से हमें यार एज सेंटर को क्रॉस करना पड़ेगा, और एक एज सेंटर को क्रॉस किया तो इस प्रकार से डायगनली मूव करने पर सेकंड नियरेस्ट मिल चुका हमें। अब ऐसे एज सेंटर और कितने हैं, बॉडी सेंटर पर प्लेस्ड सीजियम प्लस के चारों तरफ देखिए कितने एज सेंटर हैं, अरे 12 एजेस हैं, क्यूब में 12 एजेस हैं, तो 12 एज सेंटर्स होंगे। एक एज सेंटर को इस प्रकार से क्रॉस किया, डायगनली मूव करने पर रूट 2a डिस्टेंस पर सेकंड नियरेस्ट मिल पाया। ऐसे ही मुझे लगता है एज सेंटर तो ये भी है, एज सेंटर तो ये भी है, एज सेंटर ये भी है, ये भी एज सेंटर है, ये भी एज सेंटर है, ये भी एज सेंटर है, इतने सारे एज सेंटर हैं। कितने एज सेंटर हैं, अरे यार आप जानते हैं क्यूब में 12 एजेस हैं, तो 12 एज सेंटर्स होंगे। इन सभी एज सेंटर्स को हम क्रॉस कर रहे होंगे और डायगनली मूव कर रहे होंगे, एक क्यूब के बॉडी सेंटर से दूसरी क्यूब के बॉडी सेंटर तक हम एज सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरी क्यूब के बॉडी सेंटर तक जाएंगे, तो हमें क्या मिल पाएंगे, डायगनली मूव करने पर सेकंड नियरेस्ट मिल पाएंगे। इस प्रकार से इस एज सेंटर को क्रॉस करने पर एक मिलता है रूट 2a डिस्टेंस पर, इसके अलावा 11 और एज सेंटर इसके चारों तरफ, उनको क्रॉस करते हुए डायगनली मूव करते हुए 11 और सेकंड नियरेस्ट मिल रहे होंगे। मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट सीजियम प्लस टू सीजियम प्लस हमें मिल रहे होंगे 12 एजेस हैं। इस प्रकार से एक एज सेंटर को क्रॉस करते हुए डायगनली मूव करने पर रूट 2a डिस्टेंस पर एक मिलता है सेकंड नियरेस्ट, तो इसके अलावा 11 और ऐसी ही पॉसिबिलिटीज हैं। ध्यान से देखिए, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, टोटल कितने सेकंड नियरेस्ट हुए, 12 हुए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहां से, ठीक है। आंसर कितना मिलता है, 12 मिलता है। चलें आगे, क्या आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया है, क्या आपको चमक गया है, अरे चमक गया है तो आगे चलें। फिर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीजियम क्लोराइड की बात करनी। पैकिंग एफिशिएंसी का एक और नाम है, पैकिंग एफिशिएंसी का एक और नाम है, पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आयंस पर यूनिट सेल, आयंस पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल की होगी वही लैटिस की होगी। तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं तो लैटिस की फाइंड करनी थी, यूनिट सेल की फाइंड करनी थी। अरे भैया जो पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल की होगी वही लैटिस की होगी, यानी लैटिस और यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगी। तो क्या करना होगा, देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड को फाइंड करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए पर यूनिट सेल कितने आयंस है, एक सीजियम प्लस है, एक Cl माइनस है।
इन आयंस को स्फेरिकल मानते हुए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। 1 सीजियम प्लस है 1 इंटू 4/3 पाई आर सीजियम प्लस क्यूब, 1 Cl माइनस है 1 इंटू 4/3 पाई आर Cl माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब। इंटू 100 करना होगा, परसेंटेज की फॉर्म में हमें बात करनी है। अब देखिए यार, इसके बाद देखिए, इसके बाद ए को आर की टर्म्स में हमें करना होगा एक्सप्रेस। तो रिलेशन क्या है, आर सीजियम प्लस आर Cl माइनस इज इक्वल टू √3a/2। तो यहां से ए क्या मिलता है आर की टर्म्स में, 2/√3 इंटू RCS प्लस RCl माइनस, RCS प्लस RCl माइनस, A इज इक्वल टू 2/√3 इंटू RCS प्लस RCl माइनस। ये रिलेशन हमें यहां से मिलता है, ठीक है। अगर यहां से हमें ये रिलेशन मिलता है तो इसको यूज कर लें यार, नो टेंशन। यूज करेंगे तो क्या मिलता है यहां से, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलता है। कुछ कॉमन भी मिलता है, जी हाँ, न्यूमिनेटर से 4/3 पाई कॉमन मिलता है, और ब्रैकेट लगाने पर देखिए अंदर क्या मिलता है, RCS प्लस क्यूब RCl माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय ए को आर की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया, और यहां पर देखिए ए क्यूब क्या मिलता है, 2/√3 इंटू RCS प्लस RCl माइनस। ए क्यूब है तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर 3 होगी, इंटू 100 होगा, जहां परसेंटेज की फॉर्म में बात करनी है। वैसे तो यार आपसे एक्सप्रेशन ही पूछा होगा तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, लेकिन अगर कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछी जाए, वैसे नहीं पूछी होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने में ज्यादा वक्त लगेगा, और इतना वक्त एक क्वेश्चन के लिए आपको नहीं मिलता एग्जाम में, तो आपसे एक्सप्रेशन ही पूछा होगा। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने में, तो देखिए RCS प्लस बाय RCl माइनस इज इक्वल टू 0.93 इज इक्वल टू 0.93। इस रेशियो को आप यूज कर लें, इस रेशियो को यहां पर आप एक्सप्रेस कर लें। कैसे एक्सप्रेस हो पाएगा रेशियो, यार RCl माइनस क्यूब से डिवाइड करें न्यूमिनेटर को, RCl माइनस क्यूब से डिवाइड करें डिनोमिनेटर को, ऐसा रेशियो बन रहा होगा। अगर ऐसा रेशियो बन रहा होगा तो वहां पर देखिए ये वैल्यू आप पुट कर दें, ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको न्यूमेरिकल आंसर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का यार मिल जाएगा, यानी आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। अब बारी है यार एग्जांपल्स की, किसकी बारी है, एग्जांपल्स की। अब हम सीजियम क्लोराइड जैसे कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। क्या पता एग्जाम में सीजियम क्लोराइड ना दिया हो, क्या पता एग्जाम में सीजियम ब्रोमाइड दिया हो, यार इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, सीजियम आयोडाइड दिया हो। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, क्लियर है। इसके अलावा यार एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट, प्रेशर डिपेंडेंट। सवाल ये है कैसे टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट है, देखिए ध्यान से। CaCl type structure gets converted into NaCl type structure and vice versa। ऐसा कब होगा, देखिए ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे, तब CaCl टाइप NaCl टाइप में क्या हो रहा होगा, तब्दील हो रहा होगा। और जब देखिए प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होंगे तो NaCl टाइप CaCl टाइप के अंदर तब्दील हो रहा होगा। ऐसा कैसे हुआ होगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है 8:8, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है 6:6। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे, आयंस दूर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, तो 8:8 से यार इस प्रकार से 6:6 मिल रहा होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी, आयंस दूर दूर जाना पसंद करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा।
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे होंगे, NaCl टाइप स्ट्रक्चर पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे होंगे, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर यार आयंस पास आना चाहेंगे, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। देखिए 6:6 से कितना हो रहा होगा, 8:8 हो रहा होगा। प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने पर आयंस पास आना चाहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। जी हाँ, प्रेशर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, आयंस दूर दूर जाना चाहेंगे। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा है 6:6। यहां से हमें क्या कहानी मिलती है, यहां से हमें कहानी ये मिलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर tends to decrease on increasing the temperature। एक और कहानी क्या मिलती है, कोऑर्डिनेशन नंबर tends to increase, हाँ इंक्रीज भी हो सकता है। ये देखना 6:6 से क्या हो गया, 8:8 हो गया। कब, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। मामला क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंट। आई होप इसमें आप पूरी अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं, पूरी फील ले चुके हैं। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, अब बारी है नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर को जानने की। द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप AB2O4 is called normal spinal structure, ध्यान से देखिए, AB2O4 में 3 टाइप के आयंस हैं, A2+, B3+, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट, और ये देखिए O2- आयंस जिन्होंने FCC बनाया होगा, दे फॉर्म FCC और CCP। एनायंस ने क्या बनाया है, FCC और CCP बनाया है। Z क्या होगा, Z फॉर O2- क्या होगा, ये 4 होगा। पर यूनिट सेल कितने एनायंस होंगे, 4 होंगे। अब बारी है कैटायंस की, डाइवेलेंट कैटायंस की बात की जाएगी। देखिए डाइवेलेंट कैटायन एक है, डाइवेलेंट कैटायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके बाद बारी है ट्राइवेलेंट कैटायन की। ट्राइवेलेंट कैटायंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये आप जानते हैं, पर यूनिट सेल यार 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से एक को ही इस डाइवेलेंट आयन ने ऑक्यूपाई किया होगा, यानी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का केवल 1/8 पोर्शन ही इसने क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा। अरे 8 में से एक को ऑक्यूपाई किया है, 1/8 पोर्शन को इसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया है, यानी 1/8 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इज occupied by A2+। मामला क्लियर है? यहां देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल मिलते हैं 4। कितने मिलते हैं, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। आप जानते हैं जितने एटम्स ने क्या बनाया होगा, FCC और CCP बनाया होगा, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी मिल रहे होंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जितने होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। अगर ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल 4 होंगे, इफेक्टिव नंबर 4 होगा जिन्होंने FCC यूनिट सेल बनाया है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतने ही होंगे, 4 ही होंगे। 2B3+ ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया होगा। टोटल तो यार 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। अब 2B3+ ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है, यानी half of octahedral voids is occupied by
B3 प्लस, टोटल है 4 और हाफ ऑक्यूपाइड है, यानी कितने B3 प्लस होंगे? 2 होंगे। जी हां, 2 ही है। यहां देखिए 1/8 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड को A2 प्लस ने ऑक्यूपाई किया है। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं, इसका 1/8 करने पर देखिए 1A2 प्लस मिलता है। क्या 1A2 प्लस ही है? जी हां, 1A2 प्लस ही इसमें मौजूद है। तो इस प्रकार से हमें 1/8 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड किससे ऑक्यूपाइड मिल रहे होंगे? A2 प्लस से। और इस प्रकार से देखिए हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड मिल रहे होंगे किससे? B3 प्लस से। और लैटिस किसने बनाया होगा? FCC लैटिस बनाया होगा O2 माइनस ने। यूनिट सेल किसने बनाया होगा? O2 माइनस ने बनाया होगा। जेड आप देख सकते हैं पर यूनिट सेल इफेक्टिव नंबर ऑफ O2 माइनस कितने मिल रहे होंगे? 4 मिल रहे होंगे। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करना है, केवल इतनी ही फील अपने को लेनी है, इतनी ही सेंस अपने को इसकी अंडरस्टैंड करनी है। तो चले आगे, फिर चलिए आगे चलते हैं। इनके इंपोर्टेंट एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखिए, MgAl24, MgAl24, FeAl24, FeAl24। मामला क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। COAl24, इसके बाद देखिए इस प्रकार से ZnFe24, CdFe24। ये होंगे यार फेमस एग्जांपल्स, ठीक है ना। इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाए और पूछा हो स्पाइनल स्ट्रक्चर किसका होगा, टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस से आपको ये सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे। एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर का भी देखिए जनरल फॉर्मूला सिमिलर मिलता है। दे हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला, दैट इज AB24। जनरल फॉर्मूला ऑफ एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये भी AB24 होगा, लेकिन यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? देखिए 1A2 प्लस मिलता है पर यूनिट सेल, 2B3 प्लस मिलते हैं पर यूनिट सेल, 4O2 माइनस मिलते हैं पर यूनिट सेल। इन्होंने क्या बनाया होगा? FCC, दे फॉर्म FCC और CCP। तो Z4O2 माइनस FCC के केस में कितना होगा यार? 8 आयंस कॉर्नर पर होंगे, हर कॉर्नर पर रखे आयन का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। 6 आयंस फेस सेंटर पर होंगे, हर फेस सेंटर पर रखे आयन का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। यहां से कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करने के बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस कितने मिल पाएंगे? 4 मिल पाएंगे। Z4O2 माइनस कितना होगा? 4 होगा। अब इसके बाद देखिए स्पाइनल स्ट्रक्चर में ये जो डाइवेलेंट आयंस थे, ये डाइवेलेंट आयंस टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे थे और आउट ऑफ 8 1 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया था, यानी 1/8 ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड को डाइवेलेंट आयंस ने ऑक्यूपाई किया था। या इस केस में यार ये 2 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। पिछले स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है। पिछले स्ट्रक्चर में A2 प्लस ने टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई किया था, या ऑक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। पिछले स्ट्रक्चर में आपको याद होगा B3 प्लस ने केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया था। यहां देखिए एक B3 प्लस ऑक्यूपाई कर रहा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड को और एक B3 प्लस ऑक्यूपाई कर रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। जी हां, ट्राइवेलेंट आयन भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। पूरी कहानी आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा, लेकिन देखिए ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये जो जनरल फॉर्म है, ये सिमिलर नजर आ रही है। तो इसलिए ये स्पाइनल का एक वेरिएंट है। इसे क्या बोल दिया गया? एंटी स्पाइनल बोल दिया गया है। उससे अलग भी है। जी हाँ, स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है। स्ट्रक्चर अलग होगा तो यार एग्जाम्पल्स तो अलग होंगे ही। जी हाँ, एग्जाम्पल्स अलग होंगे। एग्जाम्पल्स किस प्रकार से मिल रहे होंगे? इसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार से मिल रहे होंगे। MgFe24, MgFe24, NiFe24, NiFe24, ये एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स होंगे। और यार एक फेमस एग्जाम्पल ये भी है, ये फेमस है,
Fe3O4। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर तो Ab2O4 टाइप की फॉर्म हमें नजर नहीं आ रही है, मतलब जनरल फॉर्मूला Ab2O4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं कहूंगा यार ये करेगा सेटिस्फाई। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, चमक जाएगा ये। देखिए कैसे देखेंगे, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्सचर है FeO Fe2O3 का, ठीक है ना, इसका मिक्सचर है FeO Fe2O3 का मिक्सचर है। ये देखिए डाइवेलेंट आयन, ये देखिए ट्राइवेलेंट आयन, और ये देखिए कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे लिखिए इसको Fe Fe2 Fe और इन ऑक्सीजन को एक साथ लिखिए, O1 यहां से, O3 यहां से, O4। क्या मिलता है? Ab2O4 टाइप का। जी हाँ मिलता है। अब चमक गया है। स्टाइलिश तरीके से आप इसको अगर लिखेंगे तो आपको चमक जाएगा। एक Fe को जो कि डाइवेलेंट है अलग करके लिखेंगे आप, तो मुझे लगता है ये चमक जाएगा आपको। डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट Fe आयंस आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। एक डाइवेलेंट होगा Fe2+ होगा, और देखिए दो क्या होंगे, ट्राइवेलेंट होंगे, Fe3+ होंगे। मामला क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने यार स्पाइनल एंटी स्पाइनल की बात कर ली है और CSCl के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। मामला क्लियर हुआ? अब विदाई का वक्त आ गया है। इस सेशन में यार इतना काफी है। अब मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में। हम कौन सा टॉपिक पेंडिंग है? सॉलिड स्टेट में यार डिफेक्ट्स पेंडिंग है, ठीक है ना। डिफेक्ट्स को जानने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेन लेक्चर में हम हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स को स्टार्ट करेंगे, और पैरेलली जिन स्टूडेंट्स की GOC वीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, उसके लेक्चर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आपको काफी ज्यादा टेंशन है, आपके ऊपर बर्डन भी है। तो यार आपकी टेंशन मेरी टेंशन है, आपका बर्डन मेरा बर्डन है। आपकी पढ़ाई को मैं अपनी पढ़ाई मानता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मेरा साथ आपके साथ यूं ही बना रहेगा और हम यूं ही एक शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी लेक्चर्स को अटेंड करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे और DBPs और मॉड्यूल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते होंगे। इसका मॉड्यूल आपको नहीं मिला है, इसके DBPs आपको शायद मिल चुके हैं। हाँ मिल चुके हैं, इसके DBPs आपको मिल चुके हैं, मॉड्यूल भी आपको मिल जाएगा। तब तक आप DBPs से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जल्द ही मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, विद इन 2 to 3 डेज आपको सारे DBP, सारे पेंडिंग DBPs और जो भी पेंडिंग मॉड्यूल है ये आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर के DBPs आपको मिल चुके हैं, तब तक के लिए वहां से आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिस का वक्त नहीं है तो उन सभी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लास में मैं सफिशिएंट क्वेश्चंस लेता हूँ, सफिशिएंट बातें मैं आपको बताता हूँ, ताकि एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस ना हो। तो इसलिए यार काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं, और इन लेक्चर्स में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है जिनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। तो चलिए यार, दुआओं का सिलसिला यूं ही जारी रखो और पढ़ाई से रूठने मनाने का जो सिलसिला है इसको बंद करो। पढ़ाई में यार मन लगना चाहिए। पढ़ाई से रूठने मनाने का सिलसिला बंद करो और पढ़ाई से न दूर जाने का सिलसिला शुरू करो। पढ़ाई से न दूर जाने का सिलसिला शुरू करो। पढ़ाई से यार दोस्ती बना लो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखना।